के दक्षिणी सिरे के भी दक्षिण में समंदर के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दफन हो, एक ऐसी महान सभ्यता जिसे लहरों ने अपनी आगोश में ले लिया। आज हम इंसानियत की सबसे गहरी और रहस्यमयी कहानियों में से एक में उतरने वाले हैं, कुमारी कंडम की कहानी, जिसे कई लोग भारत का अटलांटिस भी कहते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, पर कुमारी कंडम की कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। ये वही सवाल है जो हजारों साल पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में पूछा गया था, और यही सवाल इस कथा के दिल में है। एक ऐसी दुनिया की याद जो हमारी दुनिया से भी पहले थी और अब कहीं अथाह गहराइयों में खो चुकी है। तो आखिर ये कुमारी कंडम है क्या? कहने को तो ये एक खोया हुआ महाद्वीप है, लेकिन तमिल परंपरा की आत्मा में झांकें तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सुनहरे दौर की धड़कती हुई याद है। ये वो जगह थी जहां पहली तमिल सभ्यता ने जन्म लिया, जहां ज्ञान और संस्कृति का सूरज चमकता था, इससे पहले कि महासागर ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये सफर हमें कहां-कहां ले जाएगा। हम प्राचीन छंदों में छिपी फुसफुसाहटों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे विज्ञान इस कहानी से आ मिला, लहरों के नीचे क्या सुराग हैं और कैसे ये सिर्फ एक कहानी न रहकर पहचान और दर्शन का प्रतीक बन गई। तो सबसे पहले इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई प्राचीन साहित्यिक परंपराओं में मिलती हैं, जो इशारा करती हैं एक भूली बिसरी साझा याद की तरफ। देखिए, प्राचीन तमिल संगम साहित्य उन पांड्य राजाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने उन जमीनों पर राज किया था जो आज समंदर के नीचे हैं। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये उस डूबी हुई दुनिया की वीरता और संस्कृति का जश्न है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ तमिल ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि संस्कृत के भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में भी द्रविड़ क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बाढ़ का जिक्र आता है। ये किसी एक तरफा कहानी की तरफ नहीं, बल्कि एक साझा अखिल भारतीय स्मृति की ओर इशारा करता है। मणिमेखलई जैसे महाकाव्यों में तो पुहार शहर के डूबने का ऐसा जिक्र है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें एक ही चीज को बार बार दोहराती हैं, कडल कोल, यानी समुद्र द्वारा सब कुछ छीन लेना। ये एक ऐसी थीम है जो इस पूरी कहानी में एक शक्तिशाली लहर की तरह बार बार लौट कर आती है। यहां तक तो बात थी प्राचीन ग्रंथों की, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 19वीं सदी में विज्ञान की दुनिया से आई एक थ्योरी ने अनजाने में ही इस प्राचीन तमिल कथा में एक नई जान फूंक दी। तो हुआ ये कि 1860s के दशक में एक बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने जानवरों के फॉसिल्स को समझाने के लिए लेमुरिया नाम के एक काल्पनिक लैंड ब्रिज का आइडिया दिया। और फिर कई सालों बाद 1903 में एक तमिल स्कॉलर वीजी सूर्यनारायण शास्त्री ने इस वैज्ञानिक विचार को तमिल साहित्य की खोई हुई भूमि से जोड़ दिया और उसे नाम दिया कुमारी नाडु। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क था। जहां पश्चिमी वैज्ञानिक लेमुरिया को हमारे आदिम, लगभग अमानवीय पूर्वजों की एक पिछड़ी हुई जमीन मान रहे थे, वहीं तमिल विद्वानों ने इस विचार को पूरी तरह पलट दिया। उनके लिए ये कुमारी कंडम था, कोई पिछड़ी हुई जगह नहीं, बल्कि एक बेहद उन्नत सभ्यता, तमिल संस्कृति का जन्म स्थान, एक खोया हुआ स्वर्ण युग। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियों और थियरीज में ही है, या फिर समंदर की गहराइयों में सच में कुछ दफन है? चलिए अब ग्रंथों से निकलकर भौतिक दुनिया में सबूतों की तलाश करते हैं। तो हिंद महासागर की गहराइयों में आखिर क्या सबूत छिपे हो सकते हैं जो इन पुरानी कहानियों को सच साबित कर दें? और यकीन मानिए, कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। तमिलनाडु के तट के पास पानी के नीचे खंडर पाए गए हैं। और सबसे कमाल की बात तो 2004 की सुनामी के बाद हुई, जब लहरों ने महाबलीपुरम के पास सदियों से डूबे मंदिरों को उजागर कर दिया। मतलब जो कहानियां सदियों से सुनाई जा रही थी, वो अचानक सच साबित हो गई। और ये कोई धुंधली सी याद नहीं है। महाकाव्य सिलप्पतिकारम के पुराने कमेंट्रीज में इस डूबी हुई जमीन का सिर्फ जिक्र नहीं है, बल्कि बाकायदा 49 अलग अलग इलाकों की लिस्ट दी गई है। पहाड़, नदियां, शहर, सब कुछ। ये कोई हवाई बात नहीं लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई सच में देखी हुई जगह का ब्यौरा दे रहा हो। धीरे धीरे कुमारी कंडम सिर्फ एक पुरानी कहानी से कहीं ज्यादा बन गई।
ये तमिल संस्कृति के गौरव और उसकी प्राचीनता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसे तमिल पहचान के एक मजबूत प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। कुमारी कंडम एक ऐसी विरासत की कहानी बन गई जो उपमहाद्वीप पर किसी भी दूसरे प्रभाव से बहुत बहुत पुरानी और मौलिक थी। इस कहानी के हमारी आज की सोच का हिस्सा बनने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ऋषि अगस्त्य जैसे नामों ने इसे वैदिक परंपरा से जोड़ा, फिर 1981 में तमिलनाडु सरकार ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर इसे आधिकारिक समर्थन भी दिया, और इस तरह ये कहानी धीरे धीरे आधुनिक तमिल पहचान की बुनियाद का एक अहम पत्थर बन गई। लेकिन चलिए एक पल के लिए इतिहास और भूगोल को भूल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुमारी कंडम कोई बाहरी जगह है ही नहीं? क्या हो अगर ये एक गहरा दार्शनिक रूपक हो, हमारे अंदर की दुनिया का एक नक्शा? योग की दुनिया में कुमारी कंडम को मूलाधार चक्र से जोड़कर देखा जाता है, मतलब हमारे वजूद की जड़, हमारी चेतना की नींव। तो इस नजरिए से इस भूमि का डूबना असल में हमारी अपनी जड़ों से कट जाने का, अपनी स्थिरता खो देने का प्रतीक है। एक और नजरिया है जो इसे युग चक्र से जोड़ता है। इस हिसाब से कुमारी कंडम एक तरह का सत्य युग था, एक स्वर्ण युग जो अधर्म बढ़ने पर खो गया, और जो बाढ़ आई वो उस संतुलन को फिर से कायम करने का एक कॉस्मिक तरीका थी। और शायद सबसे गहरी व्याख्या तांत्रिक नजरिए से मिलती है। यहाँ कुमारी का मतलब है शुद्ध मौलिक शक्ति, यानी शक्ति, और ये जमीन, ये कंडम खुद देवी कन्या कुमारी का प्रतीक है। इस व्याख्या के अनुसार जब समाज स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति का सम्मान करना भूल जाता है तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है और जमीन समंदर में समा जाती है। तो शायद असली मकसद किसी डूबे हुए महाद्वीप को खोजना है ही नहीं, बल्कि उन उसूलों को फिर से जीना है जिनका वो प्रतीक है, सद्भाव, ज्ञान और धर्म। कुमारी कंडम आज भी जीवित है, जब भी हम सद्भाव से रहते हैं और ये याद रखते हैं कि हम असल में कौन हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कुमारी कंडम एक इतिहास है जिसे साबित किए जाने की जरूरत है, या एक स्मृति है जिसे फिर से जगाने की जरूरत है? शायद असली खोज समुद्र की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में होनी है।